हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पॉन्स बाय इक्की में। तो दोस्तों अपन का जो एक मैथ का एक्सरसाइज चल रहे थे, वो उन मैथ्स के एक्सरसाइज को रोक करके आपके जो बोर्ड के मॉडल पेपर हैं वो आ गए हैं। जो बोर्ड का पहला मॉडल पेपर है वो आ चुका है, तो अपन बोर्ड के मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मॉडल पेपर है जिसमें अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपके लिए मॉडल पेपर में बता देता हूँ कि आपका मॉडल पेपर किस तरीका के आएगा। देखिए, मेरे पास में PDF है, मैं बताता हूँ आपके लिए कैसा मॉडल पेपर आएगा। देखिए, मॉडल पेपर में ये तरीका है कि सबसे पहले आपको मॉडल पेपर जो होगा वो आपका देखिए किस तरीका से है। मॉडल पेपर में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे आपके, मॉडल पेपर जो होगा आपका उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे वो आपके 18 प्रश्न आएंगे, और वो भी 1 मार्क के होंगे, ओनली 1 मार्क। तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा इसका? टोटल हो जाएगा 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस कुछ करना कुछ नहीं है, ओनली आवासादा आएंगे इस तरीका से। ओनली 1 लाइन के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप ज़्यादातर जो होगा फॉर्मूला बेस होंगे या फिर आपके थ्योरी के ऊपर होंगे। बस आपको इनके ऊपर टिक करना है और आपको लिखना है। इस तरीका के आपके क्वेश्चन आएंगे। वो कितने आएंगे? आपके 18 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन के बाद में आगे चलते हैं अपन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वो आपके आएंगे 12 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 12। 12 के बाद में जो उनका अंक होगा वो भी आपका 1 मार्क के होंगे सभी क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 मार्क्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। 12 मार्क्स होंगे, वो भी 1 लाइन के, 1 लीनियर, ओनली फॉर्मूला बेस पर होंगे। फिर उसके बाद में आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न फर्स्ट, इसमें फर्स्ट भाग होता है जो आपके होंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 2 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी कितनी? 13। प्रश्न कितने होंगे? 13। लेकिन जो 13 प्रश्न है उनकी मार्क संख्या कितनी होगी? 2 मार्क्स। मतलब 13 प्रश्न जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे आपके। जब 2-2 नंबर के होंगे तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 13 दूनी 26। 26 मार्क्स के होंगे। इसके बाद में आगे बात करें तो लघुत्तरात्मक, ये भी लघुत्तरात्मक है। लार्ज नंबर लघुत्तरात्मक, ये जो होंगे आपके कितने क्वेश्चन होंगे? प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 4। कितनी होगी प्रश्नों की संख्या? सेकंड, प्रश्नों की संख्या होगी 4। लेकिन जो इनका मार्क होगा वो कितना होगा? वो देखिए, प्रश्नों की संख्या होगी 4 और वो कितने कितने नंबर के होंगे? 3 मार्क्स के। ठीक है, 3-3 मार्क्स के वो क्वेश्चन आएंगे, तो 4 × 12 कितने नंबर हो गए? यहाँ आपके 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स के आपके जो होंगे वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे टोटल। फिर उसके बाद में जो आपका लास्ट बचता है वो है आपका निबंधात्मक। और निबंधात्मक में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, और वो कितने कितने नंबर के होंगे? 4 मार्क्स के। तो ये भी कितने के हो गए? 4×3 = 12 मार्क्स के। तो इस तरीका से जो आपका क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, और इस तरीका से जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 80 मार्क्स का होगा। आप सभी को पता होगा कि जो टाइम है वो आपका कितना हो गया है? 2 आवर 45 मिनट का हो गया। टाइम भी घटा करके क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो है आपके नंबर्स होंगे। हालांकि इसके ऊपर जो आपकी ये दी गई है प्रश्न पत्र की योजना, तो इसके ऊपर फुल वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपके लिए बताया जाएगा कि हर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, कौन से नंबर की संभावना ज़्यादा रहेगी और किस नंबर की संभावना आपके लिए कम रहेगी। तो फिलहाल ये आपके बेसिक नॉलेज था। इसके बाद में चलते हैं सीधा कहाँ पर? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको भी पता लगना चाहिए कि किस तरीका के आप मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 129 अपॉन में 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5।
तो इसमें ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शंस में अपन से पहचानना है। तो देखिए सवाल को करने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि ये संख्या कैसी है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए एक होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में प्रसार, मतलब के रूप में इसका क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका प्रसार जो है इस रूप में है, 2 की पावर n या 5 की पावर n कुछ भी कह सकते हैं, इस रूप में है, तो इसका जो प्रसार है वो कैसा होता है, शांत होता है। और यदि इस रूप में नहीं है तो इसका जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत प्रसार होता है। अब चूंकि देखिए इसमें 7 एक्स्ट्रा भी है, इसमें 7 एक्स्ट्रा भी है, और इसके क्या है, गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, इसके क्या है, गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, गुणनखंड भी नहीं किए जा सकते, और नीचे 7 एक्स्ट्रा भी है इसमें। जब से एक्स्ट्रा है तो इसका जो प्रसार, जो इसका प्रसार है वो शांत तो हो नहीं सकता। जब इसका प्रसार शांत नहीं है तो क्या प्रसार होगा, इसका अशांत प्रसार होगा। तो इसका जो प्रसार है वो क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देरी ना करते हुए अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन से कहा गया है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से द्विघात बहुपद नहीं है, ये अपन को बताना है। द्विघात बहुपद की पहचान क्या होती है, द्विघात बहुपद की पहचान होती है कि जो भी द्विघात बहुपद होता है, जो भी द्विघात बहुपद होता है उसमें अपन के लिए सबसे पहले दी जाती है कि जो घात होती है वो x की पावर जो होती है, जो भी x की पावर या फिर जो भी कोई x है, p है, q है, जिसकी भी पावर है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि उसकी पावर 2 है तो जो वह क्वेश्चन है आपका वो क्या है, द्विघात समीकरण है। और यदि उसकी पावर क्या है, द्विघात पावर 2 नहीं है, यदि उसकी जो घात है वो क्या है, x की पावर 1 है या x की पावर 3 है या x की पावर 5 है, मतलब हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए उसके ऊपर x की पावर 2 होनी ही चाहिए। मतलब पावर अगर आपके पास में 2 है तो अपन कह सकते हैं वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और यदि पावर 2 नहीं है, अगर उसकी जो घात है वो क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो अपन कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई थिंक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऐसा एक ही ऑप्शन है, जो आपका ए ऑप्शन है वो भी राइट है। क्यों, क्योंकि उसमें x की पावर 2 है। आपका जो बी ऑप्शन है उसमें देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 है, तो इसकी जो पावर है, देखिए पावर तो 2 है ना, अब उनको इससे मतलब नहीं है आगे क्या दिया गया है, लेकिन पावर आपकी 2 दी गई है, पावर आपकी 2 है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन जो आपका 3 है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4, लेकिन पावर यहाँ पर भी 2 है, जब यहाँ पर पावर 2 है तो ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। जो आपका डी है, डी में आप देखिए जो आपकी पावर है वो क्या दी हुई है, x की पावर 3 दी है हाईएस्ट, आपकी जो पावर दी हुई है वो x की पावर 3 क्या है, हाईएस्ट पावर है। जब x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है तो यही आपका ऑप्शन है, यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आइए आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए यही आपका आंसर है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने हैं अपन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन, देखिए क्या आपके इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है आपकी x की पावर 4 इक्वल में x प्लस वाई और x माइनस 4 इक्वल में 2, ये आपके दो इक्वेशन है। अपन को क्या याद करने हैं, इसके सॉल्यूशन ज्ञात करने हैं, इसके हल x और y के मान ज्ञात करने हैं, कुछ नहीं करना है। जो समीकरण 1 है और 2 है अपन को तो ऑप्शन एलिमिनेट करने, इसमें ऑप्शन छाटने हैं, तो कुछ मत कीजिए, अपने दिमाग में ही इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों x कट जाएंगे, 2x प्लस 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो इस वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 3 इक्वल में 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पक्षांतरण करके ले जाएंगे, 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अपन क्या रखें, 3, तो 3 प्लस बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 1, देख लीजिए आपका कौन से ऑप्शन में, x की वैल्यू 1, 3 और बाई की वैल्यू 1, ऑप्शन ए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथे नंबर का है वो देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन में अपन से कहा गया, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। ऑप्शन ए है आपका गुणनखंड विधि,
अर्थात फैक्टराइजेशन। ऑप्शन बी है आपका पूर्ण वर्ग विधि। ऑप्शन जो आपका सी है वो है आपका द्विघात समीकरण। और ऑप्शन 4 में दिया गया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इन सभी में से अपन क्या कर सकते हैं, इन सभी तरीका से अपन x और y की वैल्यू दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। अतः कोई भी द्विघात समीकरण है तो अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। देखिए क्या है क्वेश्चन 5 में आपके लिए, ये आपका समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। मैंने आपकी समांतर श्रेणी कंप्लीट करा दी है। देखिए 4, 10, 16, 22 ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। और इसमें कहा गया है इस समांतर श्रेणी में इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। कौन सा, प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है। और क्वेश्चन में अपन से पहले कहा गया कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो आप सभी को पता है जो प्रथम पद होता है, जो भी आपकी श्रेणी दी होती है उसका पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद तो इसका कितना हो गया, 4 हो गया। प्रथम पद के बाद में अगर हम बात करें इसमें सार्वंतर की, तो सार्वंतर के लिए मैंने बताया था किन्हीं भी दो पदों का अंतर होता है, यानी कि दूसरे जो अगला पद होता है उसमें से पहला पद घटाना होता है। अगर डी निकालते हैं अपन सार्वंतर डी, तो a2 माइनस a1 अर्थात दूसरे पद में से अपन को पहला पद घटाना होता है। और इस पद को क्या बोलते, लिखते हैं अपन a से, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए आप, प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 6 है, कौन सा ऑप्शन है आपका, तो क्या आ जाएगा 4, 6, क्योंकि पहले आपका प्रथम पद है और बाद में आपका सार्वंतर है, ठीक है। 4, 6 किस ऑप्शन में है आपका, 4 से आपका ऑप्शन है बा, अर्थात ऑप्शन बी। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को, व्यास। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। जब इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होता है अपन का, देखिए कोई भी वृत्त लेते हैं, जैसे अपन ये वृत्त है, तो इसके वृत्त का व्यास क्या होगा, इस वृत्त का व्यास होगा ये जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है रेखा, वही क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास है तो देखिए ये आर है, ये भी आर है, तो व्यास को अपन डी से लिखते हैं अपन व्यास को। तो डी बराबर कितना हो गया, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, ठीक है। डी बराबर कितना होगा, 2r। अगर व्यास निकालनी है तो त्रिज्या की वो कितनी होती है, दुगनी होती है। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है हिंदी में, इंग्लिश में इस तरीका से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो व्यास त्रिज्या अपन के लिए दी है कितनी, 2 गुणा 3.5 त्रिज्या है। अब 3.5 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 35 दूनी 70, पॉइंट है एक अंक के बाद में, एक अंक के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी व्यास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का। मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 3.5 माइनस का 3 है, ये 5 है, ठीक है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है आपका, 7वें नंबर का है। इसमें कह रहा है ये कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश ये देखिए, जैसे ग्राफ, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। इस तरीक़ा से इसमें चलते हैं। मैंने आपके लिए बताया था इसमें पॉइंट कैसे होते हैं, दोनों ही धनात्मक होते हैं। ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू। इसमें बात करें थर्ड में, तो ये प्लस प्लस है दोनों ही, इसमें क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस के। इसमें दोनों धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है, बाई एक्सिस, कौन सा, प्लस वाला। ये होता है माइनस का बाई, ये होता है आपका प्लस का एक्स, और ये होता है आपका माइनस का एक्स, ठीक है। तो ये चतुर्थांश चाहिए, तो देखिए चतुर्थांश में सबसे पहले आता है, अपन ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा बाई, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये बाई की। तो सबसे पहले एक्स देखिए कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। बाई कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। इसमें चलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स, एक्स क्या है यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। बाई, तो बाई क्या है इसमें, इस वाले में बाई माइनस, तो ये जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया चतुर्थांश। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव, फिर उसके बाद में ये क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन से में, दूसरे में, तो क्या आ जाएगा इसका चतुर्थांश, कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका चतुर्थांश हो जाएगा दूसरा। तो सेकंड आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, बी, ऑप्शन बी, इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बा ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ में क्वेश्चन आपके दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है आपका, क्वेश्चन 8 है tan 45 प्लस cot 45, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा है। अगर आपने मेरी त्रिकोणमिति जो सारणी की टेबल है उसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो से आप क्या है त्रिकोणमिति सारणी को कभी भी नहीं भूल पाओगे। देखिए क्या है, tan 45 का मान हर कोई जानता है 1 होता है, cot 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है। यदि आप cot 45 के मान को भूल जाते हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/tan 45। क्यों? क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो cot 45 बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री। 1/tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 तो 1/1 इक्वल में कितना हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे 1 + 1 इक्वल में 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 नंबर का बी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर चलते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए दिया गया है cos 90 - 48 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सभी को पता है कि cos 90 - थीटा कितना होता है, cos 90 - थीटा होता है आपका sin थीटा, और sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा। ये आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए cos 90 - थीटा क्या आता है sin थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin थीटा 90, ये तो होगा 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 48, तो कितना हो जाएगा sin 48 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में क्या आपका sin 48 है। यदि आपका ऑप्शन में sin 48 है तो इसका उत्तर जो है आंसर कितना हो जाएगा sin 48। देखिए ऑप्शन आपके सी जो है उसमें आपका sin 48 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा सी राइट हो जाएगा। एक तरीका ऐसे भी है, जैसे 90 में से 48 घटा लीजिए आप, कितना बचेगा 90 में से 2 यहाँ बचे, 4 में से 8 42। तो अगर sin 48 ना दिया होता तो आपके लिए यहाँ मिलता cos 42 डिग्री। सीधा सीधा कुछ नहीं किया, घटाता फिर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन है, अगर ये भी दिया होता तो ये भी ऑप्शन होता। हालांकि ऑप्शन एक ही मिलेगा, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न का बहुलक है, जैसे यहाँ के लिए दिया है x दिया है और f दिया है। x में दिया है आपका 5 7 9 11 और f में दिया है आपका 4 8 6 2। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक वह होता है आपका जो भी आपके लिए संख्या दी जाती है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुलक निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, जैसे आपकी संख्याएं 6 6 7 9 11 6 9, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें से आपसे पूछेगा कि बहुलक क्या है, तो देखिए बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार क्या होती है रिपीट होती है। तो रिपीट कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार हो रही है, ये वाली 6 वाली। जब 6 वाली हो रही है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आपके लिए वर्ग दिए होते हैं, जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30, फिर आपके लिए यहाँ लिखा होगा जैसे 1 5 7। तो जितनी बार जो ज़्यादा आता है वही इसका क्या होता है बहुलक, ये वर्ग माध्य हो जाएगा। फिर इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। हालांकि ऐसा सवाल है, इस सवाल में देखिए सबसे ज़्यादा बार ये आपकी संख्या है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है, ये संख्या हो रही है 8 बार। मतलब जो आपका 7 होगा वो कितनी बार होगा, इस तरीक़ा से 8 बार होगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा अपने पास में, बहुलक हो जाएगा 7। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी आपके मॉडल पेपर में दे दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका बहुलक नंबर 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायिकता से रिलेटेड, और आपके लिए प्रायिकता इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता नहीं होने के लिए सबसे पहले क्या है, प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। हमेशा प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के मध्य में होती है। ठीक है, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के मध्य में होती है। अब वो कितनी भी हो सकती है, चाहे वो हो सकती है 0.001, चाहे वो हो सकती है 0.0054, चाहे वो हो सकती है 0.5 0.7। लेकिन प्रायिकता की एक बात है, प्रायिकता कभी भी
प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका एक नेगेटिव का ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें यह आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कंडीशन पूछिए, कंडीशन कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका इसमें आएगा हो तो, ये यहाँ पे कंडीशन है, हो तो समीकरण निकाय का हल, हो तो समीकरण निकाय का हल। तो क्या आ जाएगा? जब भी आपके लिए ऐसी कंडीशन मिले, अर्थात A1/X प्लस B1/Y प्लस C1/Z, और जैसे दूसरी आएगी A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। अगर आपके ये दोनों क्या है? सेम है, ये भी आपके सेम है, इन दोनों का अनुपात भी समान है। जैसे मान के चलिए इसका ये आपकी 5x प्लस 10y प्लस 20z, और दूसरी है आपकी 10x प्लस 20y प्लस 40z। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात निकालते हैं। जैसे 5/10 बराबर 10/20 बराबर 20/40। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा 20 दूनी 40, 1/2। देखिए सबका अनुपात क्या आ रहा है? दोनों तीनों बराबर हैं आपस में, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर हैं तो ये कंडीशन है। जब ये तीनों बराबर हैं तो अपन से पूछा है इस तरीके की जो कंडीशन होती है, जो तीनों बराबर हैं तो उसका समीकरण निकाय का हल कैसा होता है? तो समीकरण निकाय का अपन को हल ज्ञात करना है। तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? समीकरण निकाय का हल होगा इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे हल होंगे इसके? अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, तो इसमें आपकी जो खाली स्थान है इसमें हो जाएगा निकाय का हल अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से होता है, अनेक हल होते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर में ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए, दूसरा क्या है? इसमें आपके लिए एक समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 8, 6, 4, और इसमें कहा गया है इसका 7वां पद। कौन सा पद याद करना है? 7वां पद। ठीक है, रिक्त स्थान की तरीका से ये। तो 7वां पद के लिए देखिए A7 इक्वल में क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 6D। एक तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो AN इक्वल में A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए आपके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब A की वैल्यू चाहिए अपन को, तो A क्या होता है आपका? पहला पद। क्या होता है? पहला पद। अब इसमें पहला पद क्या है आपका? 10। तो पहला पद तो हो जाएगा आपका 10। इसके बाद में डी क्या होता है आपका? सारवंतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस। तो सारवंतर क्या होता है? दूसरे में से पहला पद घटाना। तो 8 माइनस 10, 8 में से 10 गएंगे तो कितना बचेगा? -2। तो डी अपने पास में -2 है, आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूले में रख लीजिए। इसमें रखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 6 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? -2। तो 10, 6 दूनी 12, माइनस का हो जाएगा क्योंकि -2 है, तो प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा? -2। तो A7 अर्थात 7वां पद क्या होगा इसका? 7वां पद कितना हो जाएगा? -2। इस तरीक़ा से अगर इसमें रखें तो इसमें n की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो 7 प्लस A प्लस 7 माइनस 1 D। तो A प्लस 7 में से गया तो 6D। देखिए वही आ गया सेम। ठीक है, तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ये मेरे पास में PDF है, इसमें से मैं आपके लिए मॉडल पेपर को करा रहा हूँ। एक है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जैसे ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब इसके बाहरी बिंदु है कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है। अब इससे इस पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो भी कोई वृत्त को क्या करती है? छूकर निकलती है, स्पर्श करके निकलती है। देखिए यहाँ से ये रही, इस तरीक़ा से छूकर निकलेगी, ये आपका पॉइंट हो गया कोई बिंदु। इसी तरीक़ा से ये इसको छूकर निकलेगी। तो ये कितनी स्पर्श रेखा निकली इस बिंदु को छू करके? ओनली
2, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं निकलती हैं। तो जो आपका इसमें ब्लैंक था उसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें 7वां पद में कितना आ जाएगा, A7 आई थिंक माइनस का 2 था, तो उसमें माइनस का 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट है आपका निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो ठीक है, अपन को फॉर्मूला लिखना है इसमें। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु आपका यहाँ कहीं होगा, दूसरा बिंदु यहाँ कहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए इन दोनों के मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए इन दोनों के मध्य की बीच की दूरी क्या है, ए बी है। इन दोनों के बीच की मध्य की दूरी क्या हो गई, ए बी। ए पॉइंट है जैसे आपका x1 y1 और दूसरा है आपका x2 y2। तो इन दोनों की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, इसका अपन को फॉर्मूला लिखना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी इक्वल में रूट के अंदर इन दोनों को जो x2 है इसमें से पहला पद ही घटाना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये था आपका आंसर। ये आपके जो खाली स्थान है वो इसमें आ जाएगा। देखिए क्या है आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। उसमें पूछ रहा है आपसे 5th नंबर के क्वेश्चन में पूछा है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है सीधा सीधा सही। तो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कितना होता है आपका, कॉस थीटा। तो आपका जो खाली स्थान है उसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये था इसका आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका 5वें नंबर का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए कुछ नंबर। देखिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं। नंबर्स हैं आपके 7 4 6 3 8 5 9। ये नंबर्स हैं, इनकी अपन को क्या करनी है, माध्यिका अर्थात मीडियन। ठीक है, ये याद करना है अपन को। तो माध्यिका याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, इनको आरोही क्रम यानी मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, इन नंबर्स को गिनना है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स कितने हमारे, n बराबर कितना हो गया 7। अब 7 क्या है, एक विषम अंक। 7 क्या है, एक विषम अंक। ठीक है, और नंबर है। जब यदि ये एक विषम अंक है तो विषम अंक है तो माध्यिका क्या होती है अपनी, विषम अंक है तो माध्यिका होगी अपनी, माध्यिका होती है n + 1/2। ठीक है, n कितना है अपने पास में, 7 + 1 अपॉन 2, तो 8/2 कौन सा हो जाएगा, 4वां। तो ठीक है, अपना चौथा पद जो होगा कौन सा, 4वां पद, वो क्या होगी, माध्यिका होगी। तो चौथा पद क्या है अपने पास में, 1 2 3 4 6, तो माध्यिका कितनी होगी, 6। इसकी जो माध्यिका आई वो क्या है, 6 है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, देखिए माध्यिका के मतलब शब्द से पता चल रहा है, माध्यिका अर्थात मध्य में जो भी अंक आपके मध्य में होता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। यदि ये पद आपका क्या होता है, सम होता है। यदि n बराबर क्या आ जाता है, सम पद, जैसे कि सम पद मान के चलिए 8 आ जाता, तो अपन क्या करते, डायरेक्ट ही n/2 कर देते, अर्थात 8/2 अपॉन में 4। तो इस तरीका से अपन कर सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो आज का क्लास का था। तो इसकी जो माध्यिका आ जाती है वो कितनी आ जाती है, माध्यिका आपकी 6 आ जाती है। तो आपके रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, 6। तो आई होप आपसे जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आशा है आप सभी से यदि क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो अगला जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी आपका एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है उनका होने वाला है। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।